हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस को लिया है और ऐसे हिंदी वाक्यों को लिया है उनके आधार पर जिनको हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो में भी लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जो है इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें ताकि आप डेली कन्वर्सेशन में बोले जाने वाले इन हिंदी वाक्यों को आसानी से इंग्लिश वाक्यों में बोल सकें। जिन फ्रेजेस को हमने लेकर के यूज़ किया है, उन फ्रेजेस के आधार पर आपको जानकारी है तो अन्य वे में भी उसे बोल सकते हैं। फ़िलहाल हमने कोशिश किया है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से टॉपिक को बता सकें, क्लियर कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, प्रेस बेल आइकन भी कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर आपको मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक एग्जाम्पल और फिर उनकी इंग्लिश। हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है, पहले हिंदी में देखें। हो सके तो हमने जो लिया है हिंदी का हो सके तो, और इसको इंग्लिश में ज़्यादातर हम बोलते हैं इफ़ यू कैन। हो सके तो इफ़ यू कैन। अब यहाँ पर हो सके तो इफ़ यू कैन, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमने जो हिंदी के एग्जाम्पल्स को लिए हैं पहले उसको समझें। हो सके तो पढ़ लो, तो हमारा यहाँ पर यह वाक्य जो है इम्परेटिव है और इस इम्परेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पढ़ लो। तो पढ़ लो सिंपल है, रीड। और फिर इफ़ यू कैन, हो सके तो रीड इफ़ यू कैन। हम इफ़ यू कैन को पहले भी लिख सकते हैं इफ़ यू कैन रीड। तो इफ़ यू कैन के बाद हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो इफ़ यू रीड, इफ़ यू कैन रीड। तो इस तरह से यह दो हुआ। अब आगे देखें, इफ़ यू कैन की जगह हम जो है पॉसिबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें हम इसे बनाते हैं, पढ़ लो रीड। यह हो गया हमारा रीड। और फिर हो जाएगा इफ़ यू कैन, रीड इफ़ यू कैन। हमने जो देखें हो सके तो पढ़ लो, रीड इफ़ यू कैन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू कैन कामा रीड, इफ़ यू कैन रीड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ज़्यादा जो है अच्छा रीड इफ़ यू कैन यह बोलना हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहता है, तो हम इसको फ्लो वे में आसानी से बोल सकते हैं। रीड इफ़ यू कैन, लाफ इफ़ यू कैन, हंस लो यदि हंस सकते हो सके तो सो लो, हो सके तो सो लो। तो स्लीप। अब यहाँ देखें दूसरा वाक्य है, स्लीप इफ़ यू कैन, स्लीप इफ़ यू कैन, हो सके तो सो लो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ यू कैन, तब यहाँ पर हो जाएगा स्लीप, इफ़ यू कैन स्लीप, हो सके तो सो लो। तो इस तरह से इन छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से अब जो हमने पहला वाक्य लिया हो सके तो पढ़ लो, हमने दो चीज़ देखा, रीड इफ़ यू कैन रीड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीड इट इफ पॉसिबल, रीड इट इफ पॉसिबल, रीड इट इफ पॉसिबल, हो सके तो पढ़ लो, यानी संभव हो तो पढ़ लो। तो हम इफ पॉसिबल का भी यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इफ पॉसिबल का भी यूज करके, इफ पॉसिबल। फिर अगला वाक्य देखें, हो सके तो उसकी मदद करना। तो हो सके तो उसकी मदद करना, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प हिम इफ यू कैन, हेल्प हिम इफ़ यू कैन। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ यू कैन हेल्प हिम, उसकी मदद करना।
अब इफ़ पॉसिबल का भी यूज करके आप बता सकते हैं इसको, हेल्प हिम इफ़ पॉसिबल। इसको कैसे बोलेंगे? हेल्प हिम इफ़ पॉसिबल, हेल्प हिम इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल का भी यूज करके इस तरह के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हो सके तो अपना काम समय पर करो, हो सके तो अपना काम समय पर करो। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डू योर वर्क, डू योर वर्क ऑन टाइम, डू योर वर्क ऑन टाइम इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन, डू योर वर्क ऑन टाइम इफ़ यू कैन, अपना काम समय पर करो। हम इसको जो है दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, इफ़ यू कैन डू योर वर्क ऑन टाइम, इफ़ यू कैन, इफ़ यू कैन डू योर वर्क ऑन टाइम। तो हो सके तो अपना काम समय पर करो, हो सके तो किसी को गाली मत दो, हो सके तो किसी को गाली मत दो। तो इसको हम बनाते हैं डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज एनीवन, डोंट एब्यूज एनीवन इफ पॉसिबल, डोंट एब्यूज एनीवन इफ पॉसिबल। हो सके तो किसी को गाली मत दो, डोंट एब्यूज एनीवन इफ पॉसिबल। फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज एनीवन इफ यू कैन, इफ यू कैन। तो इस तरह से अगला वाक्य है, हो सके तो वहाँ मत जाना, इसको हम बोलेंगे डोंट, वहाँ मत जाना, पहले इसको बनाएंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर इफ पॉसिबल, डोंट गो देयर इफ पॉसिबल, डोंट गो देयर इफ पॉसिबल। हो सके तो वहाँ मत जाना, हो सके तो बैठ जाओ, हो सके तो बैठ जाओ। तो इसको बोलेंगे सिट डाउन, सॉरी सिट, सिट इफ यू, सिट इफ यू कैन, सिट इफ यू कैन, या इसको यह भी कर सकते हैं सिट इफ पॉसिबल, सिट इफ पॉसिबल। तो हो सके तो बैठ जाओ, सिट इफ यू कैन या सिट इफ पॉसिबल, हो सके तो बैठ जाओ। अगला सेंटेंस है, हो सके तो अखबार प्रतिदिन पढ़ो। तो इसको लिखेंगे रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर इफ यू कैन, रीड द न्यूज़पेपर इफ यू कैन, या इफ पॉसिबल का यूज करके बनाएंगे तो यह हो जाएगा रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर इफ पॉसिबल, रीड द न्यूज़पेपर इफ पॉसिबल, यदि हो सके तो अखबार प्रतिदिन पढ़ो। तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को लेकर के इफ़ यू कैन या इफ़ पॉसिबल के यूज़ के आधार पर हमने कुछ वाक्यों को बताया। दूसरा स्ट्रक्चर है नॉनसेंस का, और नॉनसेंस की हिंदी ज़्यादातर हम मामलों में अनाप शनाप ही बोलते हैं। तो अनाप शनाप जो है उसके लिए हम नॉनसेंस का यूज करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे वाक्य, हिंदी वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे पहला वाक्य देखें, क्या अनाप शनाप बक रहे हो, क्या अनाप शनाप बक रहे हो। तो क्या अनाप शनाप बक रहे हो, तो हम इसको लिखेंगे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। तो क्या अनाप शनाप बक रहे हो। दूसरा देखें, क्या अनाप शनाप काम कर रहे हो, तो इसको लिखेंगे व्हाट
nonsense, what nonsense are you working? What nonsense are you working? क्या अनाप शनाप काम कर रहे हो? कक्षा में अनाप शनाप मत बोलो, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है और तब हम इसको लोग बोलेंगे डोंट स्पीक। कक्षा में अनाप शनाप मत बोलो, डोंट स्पीक नॉनसेंस। डोंट स्पीक नॉनसेंस इन द क्लास। डोंट स्पीक नॉनसेंस इन द क्लास। कक्षा में अनाप शनाप मत बोलो, डोंट स्पीक नॉनसेंस इन द क्लास। तो कक्षा में अनाप शनाप मत बोलो, डोंट स्पीक नॉनसेंस इन द क्लास, यह इंपरेटिव सेंटेंस है और अनाप शनाप के लिए हम नॉनसेंस का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमें अनाप शनाप काम नहीं करना चाहिए, हमें अनाप शनाप काम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, हम यूज कर रहे हैं वी शुडंट। We shouldn't do any work. We shouldn't do any work. अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अनाप शनाप काम नहीं करना चाहिए। तो वी हो गया, हमें सब्जेक्ट हुआ, नहीं करना चाहिए, shouldn't do, नहीं करना चाहिए। अब कह रहा है अनाप शनाप काम। अब यहाँ पर नॉनसेंस की जगह हम एनी और वर्क के बीच में केयरलेस का भी यूज करके, नॉनसेंस की जगह केयरलेस का यूज करके हम वाक्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वी शुडंट डू एनी केयरलेस वर्क, एनी केयरलेस वर्क। अब इसको देखें, हम ऐसे क्लियरली साफ लिखते हैं, वी शुडंट डू एनी, और यहाँ पर तब हम नॉनसेंस वर्क, यहाँ पर हो जाएगा नॉनसेंस वर्क। तो नॉनसेंस वर्क और एनी के बीच में और एनी वर्क के बीच में केयरलेस का यूज करके, यानी नॉनसेंस के लिए हम जो है सब्स्टिट्यूट, विस्थापन जो है वो केयरलेस का कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, इसको हम केयरलेस का भी यूज करके हम आसानी से इस तरह के वाक्यों को बना सकते हैं। तो वी शुडंट डू एनी केयरलेस वर्क या वी शुडंट डू एनी नॉनसेंस वर्क। मैं वाक्यों को बार बार दोहरा करके कहता इसलिए हूँ कि ताकि आप चीज़ को आसानी से और गहराई से समझें उस बात को, प्रकरण को। अनाप शनाप कहने से क्या फ़ायदा? अब यहाँ पर देखें, यह कह रहा है कि अनाप शनाप कहने से क्या फ़ायदा। तो यह बोलेंगे हम, अनाप शनाप कहने से, बकने से क्या फ़ायदा। तो what's the point? What's the point of talking? What the point of talking nonsense? Nonsense. यहाँ पर हो गया What's the point of talking nonsense? अनाप शनाप बकने से क्या फ़ायदा। फिर हमारा अगला वाक्य है, ज़रूरत से ज़्यादा अनाप शनाप मत बोलो। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे मत बोलो, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक या डोंट टॉक। डोंट स्पीक या डोंट टॉक, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट स्पीक नॉनसेंस, डोंट स्पीक नॉनसेंस मोर देन
नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी। तो डोंट स्पीक नॉनसेंस मोर देन नेसेसरी, डोंट स्पीक मोर देन, डोंट स्पीक नॉनसेंस मोर देन नेसेसरी, या डोंट टॉक, डोंट टॉक केयरलेस, केयरलेस, और केयरलेस के बाद हम लिख लेंगे मोर देन नेसेसरी। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। तो यह हो गया डोंट टॉक केयरलेस मोर देन नेसेसरी और डोंट स्पीक नॉनसेंस मोर देन नेसेसरी। इस तरह हम इन दोनों वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है सही सलामत, और सही सलामत के लिए हम यूज करते हैं सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए हम यूज करते हैं सेफ एंड साउंड। जैसे हम सही सलामत घर पहुँचे, अब यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम पहुँच गए, हम घर पहुँच गए, तो इसको लिखेंगे वी रिच्ड होम, वी रिच्ड होम। चूँकि रिच्ड स्वयं प्रीपोजिशन का काम करता है, इसलिए हम होम के पहले टू या इन या किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो वी रिच्ड होम, हम घर पहुंच गए, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, वी रिच्ड होम सेफ एंड साउंड, हम सही सलामत घर पहुंच गए। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी रिच्ड होम सेफली। अगर सेफ साउंड का हम यूज नहीं करते हैं तो सेफली भी सही सलामत को स्पष्ट करता है, तो इस तरह से हम इसकी जगह सेफली का भी यूज कर लेंगे। एक होगा सेफ एंड साउंड और दूसरा यूज होगा जाएगा सेफली का, वी रिच्ड होम सेफली। आगे चलें, वहाँ सब कुछ सही सलामत था, वहाँ सब कुछ सही सलामत था। देयर was everything safe and sound, there was everything safe and sound, there was everything safe and sound there भी लास्ट में यूज कर लेंगे। तो वहाँ सब कुछ सही सलामत था, देयर वॉज एवरीथिंग सेफ एंड साउंड देयर। यहाँ देयर का जो है यह देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और यह देयर वहाँ के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो वहाँ सब कुछ क्या था, सही सलामत था, एवरीथिंग, देयर वॉज एवरीथिंग सेफ एंड साउंड देयर। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं एवरीथिंग वॉज सेफ एंड साउंड देयर, हम इसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं एवरीथिंग वाज सेफ एंड साउंड देयर, एवरीथिंग वाज सेफ एंड साउंड देयर, वहाँ सब कुछ सही सलामत था। अब सेफ एंड साउंड की जगह जैसे कि मैंने अभी बताया आप सेफली का इसका भी यूज करके बना सकते हैं। उसने सब कुछ सही सलामत किया, तो ही डिड एवरीथिंग सेफली, ही डिड एवरीथिंग सेफली। हम सेफली का यूज करके सेफ एंड साउंड की जगह सेफली का भी यूज करके बना लेंगे। दुर्घटना के बाद कार सही सलामत थी, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर द एक्सीडेंट द कार वाज सेफ एंड साउंड। आफ्टर द एक्सीडेंट द कार वाज सेफ एंड साउंड। अब सेफ एंड साउंड की जगह हम केवल सेफली का भी यूज कर लेंगे, सेफली का भी यूज करके बना सकते हैं आसानी से। तो आफ्टर द एक्सीडेंट द कार वाज सेफ एंड साउंड, लड़का सही सलामत घर जाएगा, तो द बॉय विल गो होम
द बॉय विल गो होम सेफली, द बॉय विल गो होम सेफली, या द बॉय विल गो होम सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड। द बॉय विल गो होम, सॉरी, द बॉय विल गो होम सेफ एंड साउंड, लड़का सही सलामत घर जाएगा। हम चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। हमारा चौथा स्ट्रक्चर है बस यही बाकी था या बस यही बाकी है, बस यही बाकी था या बस यही बाकी है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं ओनली दैट वाज लेफ्ट, अगर था है ओनली दैट वाज लेफ्ट, और ओनली दैट इज लेफ्ट, ओनली दैट इज लेफ्ट। अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो इज लेफ्ट का यूज करेंगे, वाक्य पास्ट में है तो वाज लेफ्ट का यूज करेंगे। अगर वाक्य में यही है तो दिस का यूज करेंगे, और वाक्य में अगर वही है तो दैट का यूज कर लेंगे। तो इससे हम इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं वाक्यों के माध्यम से। बस यही करना बाकी था, बस यही करना बाकी था, तो इसको हम लिखेंगे ओनली दिस वाज, ओनली दिस वाज लेफ्ट, ओनली दिस वाज लेफ्ट। अब यहाँ पर ध्यान दें, ओनली दिस, ओनली दैट वाज या ओनली दिस इज को यहाँ पर बना दिया गया सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। ओनली दिस वाज लेफ्ट यह सब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर ओनली दिस वाज लेफ्ट बस यही करना बाकी था, और उसके बाद हो जाएगा टू, यही करना के लिए डू, ओनली दिस वाज लेफ्ट टू डू। अब यहाँ पर देखें जो चौथा स्ट्रक्चर है, चौथे स्ट्रक्चर में है बस यही बाकी था या बस यही बाकी है। तो अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो ओनली दैट इज लेफ्ट लिखेंगे, और यदि वाक्य पास्ट का है तो ओनली दैट वाज लेफ्ट लिखेंगे। दो बात। तीसरी बात यह हुई कि अगर वाक्य में वही आया हुआ है, जैसे बस वही बाकी था, तो हम ओनली दैट का प्रयोग करेंगे, और बस यही बाकी था तो ओनली दिस का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह के वाक्यों को हम इस फ्रेजेस का यूज करके आसानी से जो है इनको बना सकते हैं। तो फिलहाल एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बस यही करना बाकी था, तो बस यही करना बाकी था तो हम फ्रेज को यूज कर ले ओनली कर लेंगे, ओनली दिस वाज लेफ्ट, ओनली दिस वाज लेफ्ट बस यही बाकी था। इसके लिए हमने लिखा ओनली दिस वाज लेफ्ट बस यही बाकी था, और करने के लिए हम टू डू का यूज कर लेंगे, यानी यहाँ पर इन्फिनेटिव जो है यूज होगा, डू के पहले टू का यूज कर लेंगे। बस यही करना बाकी था। हम इस वाक्य को अब ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस वाज द ओनली थिंग, this was the only thing, this was the only thing left to do। अब यहाँ देखें स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला, दिस was the only thing left to do। अब हम इस वाक्य को इस तरह से भी आसानी से क्लियरली बना सकते हैं, दिस वाज द ओनली थिंग, यहाँ द ओनली थिंग का यूज करेंगे, द ओनली थिंग लेफ्ट, और दिस अगर वही आया तो दैट हम लिख लेंगे, दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू, बस वही करना बाकी था, तो बस वही करना बाकी था तो दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू, और चूंकि बस यही करना बाकी था तो दिस वाज दी ओनली थिंग लेफ्ट टू डू। अगर हम बोलते हैं बस यही करना बाकी है तो हम लिखेंगे दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट टू डू। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को आसानी से
बना सकते हैं। आगे देखें, बस यही सुनना बाकी था, तो ओनली दिस was left. Only this was left to hear. Only this was left to hear. हम इसको ऐसे भी बना लेंगे, this was the only thing. This was the only thing left to hear. अब यहाँ लेफ्ट टू हियर बाद में आ जाएगा, तो दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर, दिस वॉज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर। बस यही करना बाकी था, बस यही करना बाकी था। इस सेंटेंस को जो है हम ऊपर पहले ही वाक्य में बता चुके हैं, और यहाँ केवल अंतर क्या है कि यहाँ था है और यहाँ है। तो हम इसको लिखेंगे दिस इज the only thing, this is the only thing left to do, this is the only thing left to do। और फिर लिख लेंगे this only this is left, only this is left to do, this is only this is left to do, only this is left to do। तो बस यही करना बाकी है, तो this is the only thing left to do ऐसे भी बना सकते हैं, this is the only thing left, और this was the only thing left का यूज करके प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से, तो only this is left to do। अब यहाँ पर देखें, जो यह वाक्य दिया गया है, बस यही करना बाकी रह गया था, बस यही करना बाकी रह गया था। अब हम इसे बनाएंगे तो हम ऊपर के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाएंगे, लेकिन इसमें दोनों वाक्यों में अंतर है। बस यही करना बाकी है और बस यही करना बाकी रह गया है, इन दोनों वाक्यों के स्ट्रक्चर में अंतर है और सेंस में भी अंतर है। बस यही करना बाकी है और बस यही करना बाकी रह गया है, आप आसानी से जो है इनके भाव को, अंतर को समझ सकते हैं। तो दिस वाज द ओनली थिंग दैट, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग दैट remained to be done। यहाँ to be done का यूज करेंगे to do की जगह, remained to be done का यूज किया जाएगा that जोड़ करके। तो this is the only thing that remained to be done। इसी तरह से और वाक्यों में भी जो है हम लेकर के बना सकते हैं। बस वही सुनना बाकी था, बस वही सुनना बाकी था। अब हम इसे यूज करेंगे ओनली दैट, यहाँ दिस की जगह दैट हो जाएगा। ओनली दैट वाज लेफ्ट, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू हियर, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू हियर। बस वही सुनना बाकी था, और इसको हम ऐसे बना भी सकते हैं दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर, दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर, दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट टू हियर। बस वही सुनना बाकी था। अब यहाँ पर देखें, जो लास्ट सेंटेंस है वह फिर हुआ बस वही सुनना बाकी रह गया था, बस वही सुनना बाकी रह गया था। तो बस वही सुनना बाकी रह गया था, तो हम इसको लिखेंगे दैट वाज the only thing that
that remained to be heard, टू बी हर्ड, बस वही सुनना बाकी रह गया था। तो दैट वॉज द ओनली थिंग दैट रिमेंड टू बी हर्ड। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं जो हमने ऊपर का स्ट्रक्चर बताया है, ओनली दैट वाज लेफ्ट, only that was left, only that was left remained to be heard, और यहाँ आप जोड़ लेंगे दैट, only that was left that remained to be heard। तो इस तरह से हम इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से जो है अपने हिसाब से स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। तो अब आप जैसा कि समझ सकते हैं जो हमने स्ट्रक्चर यह यूज किया है इस सेंस के लिए, ओनली दैट वाज, इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज़ द ओनली थिंग, और दिस की जगह दैट का भी यूज कर लेंगे, और फिर इज या वाज टेंस के हिसाब से हो जाएगा। तो दिस और दैट इज़ द ओनली थिंग, और फिर यहाँ हो जाएगा लेफ्ट का यूज, और लेफ्ट के बाद हम अन्य चीज़ों को, अदर वर्ड्स को लेकर के अपना वाक्य कंप्लीट कर लेंगे। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनमें हम कहते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो हाथों हाथ की इंग्लिश यहाँ पर जो होगी इंस्टेंटली होती है। हाथों हाथ का मतलब इंस्टेंटली, हाथों हाथ उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंटली। तो इसके लिए देखिए, सारे पेड़ हाथों हाथ बिक गए, यह वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ यानी सारे पेड़, ऑल द ट्रीज were sold, all the trees were sold instantly, all the trees were sold instantly, सारे पेड़ हाथों हाथ बिक गए। मुझे हाथों हाथ धन चाहिए, मुझे हाथों हाथ धन चाहिए। तो आई नीड माई money, I need my money instantly, I need my money instantly, मुझे हाथों हाथ धन चाहिए। उसे हाथों हाथ किताब चाहिए, तो he needs his book, he needs his book instantly, he needs his book instantly, उसे हाथों हाथ किताब चाहिए। उसे हाथों हाथ शर्ट मिलेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे उसे हाथों हाथ शर्ट मिलेंगे। ही या शी, जो भी समझें, ही या शी किसी का भी यूज कर लेंगे फिल्मी मेल संदर्भ के अनुसार। तो ही विल गेट शर्ट, he will get shirt instantly, he will get shirt instantly, उसे हाथों हाथ शर्ट मिलेंगे। सातवां स्ट्रक्चर है की वजह से या के कारण, की वजह से या के कारण। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जो फ्रेज है वह है ओविंग टू, उसके लिए हम यूज करेंगे ओविंग टू। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, लोगों की कम दिलचस्पी के कारण मंच कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लोगों की कम दिलचस्पी के कारण मंच कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो इसको लिखेंगे मंच कार्यक्रम, द स्टेज प्रोग्राम was cancelled, the stage program was cancelled, the stage program was cancelled owing to
owing to a lack of public interest. So the stage program was cancelled owing to a lack of public interest. लोगों की कम दिलचस्पी के कारण मंच कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब यहाँ ओविंग टू की जगह आप जो है ड्यू टू का भी आसानी से यूज कर सकते हैं। ड्यू टू ज़रूरत के हिसाब से ऑन अकाउंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, तो ओविंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, इन तीनों फ्रेजेस का यूज करके आप आसानी से इसको बना सकते हैं। वर्षा के कारण मैं विद्यालय नहीं गया। वर्षा के कारण मैं विद्यालय नहीं गया। ड्यू टू रेन, वर्षा के कारण आई डिडंट गो टू स्कूल। आई डिडंट गो टू स्कूल, वर्षा के कारण मैं विद्यालय नहीं गया। या ओविंग टू रेन आई डिडंट गो टू स्कूल। आई डिडंट गो टू स्कूल, गरीबी के कारण वह पढ़ न सका, तो इसको लिखेंगे ओविंग टू पॉवर्टी he could not read या स्टडी। यहाँ स्टडी ही बेहतर होगा। ओविंग टू पॉवर्टी ही कुड नॉट स्टडी, गरीबी के कारण वह पढ़ न सका, अपना अध्ययन कंप्लीट न कर सका। ओविंग टू पॉवर्टी ही कुड नॉट स्टडी, खराब स्वास्थ्य की वजह से तुम घर पर रुके रहे। खराब स्वास्थ्य की वजह से, तो इसको लिखेंगे ओविंग टू बैड हेल्थ। ओविंग टू बैड हेल्थ यू स्टेड एट होम। ओविंग टू बैड हेल्थ यू स्टेड एट होम, खराब स्वास्थ्य की वजह से तुम घर पर रुके रहे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू बैड हेल्थ यू स्टेड एट होम। फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बैड हेल्थ यू स्टेड एट होम। तो इस तरह से हमने कुल 7 स्ट्रक्चर्स की मदद से आपको डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। इस लंबे वीडियो में आपने एक साथ कई स्ट्रक्चर तो सीखा, और सीखने के लिए हमें पर्याप्त समय देना भी आवश्यक है। हम छोटे छोटे वीडियोस से भी अगर सीखेंगे तो हमें सीखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो फिलहाल जो भी हो, आप जो भी अच्छा समझें, तो मैंने इस वीडियो में पर्याप्त समय लेकर के यह 7 स्ट्रक्चर्स को बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी।